अरे वाह। एहसन गाजमी को आवाज आ गई, बिलाल साजिद को आवाज आ गई, एंड वी आर लाइव। अरे वाह, थैंक यू यार, थैंक यू। सब लोग एबल टू सी एंड हेयर यू। ओके 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 ओके, ग्रेट। सो आई गेस स्टार्ट कर लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग को। अब मेरा नाम अली इफ्तिखार है। आज ठीक है जी। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम एक डिफरेंट अंदाज में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जो ओंटारियो के अंदर इस टाइम पे मौजूद हैं। और वो उन्होंने वहाँ पे उनकी एक स्पेशल प्रोफाइल है, वो हम उनसे अभी थोड़ी देर में पूछेंगे। उस प्रोफाइल की वजह से वो एक एक्सपर्ट हैं स्टडी वीज़ाज़ के हवाले से, और किस तरीके से स्टडी परमिट हासिल किया जा सकता है। और अगर आप लोग अपने सीआरएस की कमी की वजह से परेशान हैं और एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपको आईटीए मिलने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो स्टडी परमिट या स्टडी रूट जो है यही एक तरीका कई लोगों के पास बचता है। तो अब चूंकि मुझे स्टडी रूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट की मोहम्मद माज, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, और वो भी जिस तरह मैं इस चैनल के ऊपर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जिस प्रोसेस से मैं गुजरता हूँ वो प्रोसेस मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो माज भी इसी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शो करते हैं, ठीक है। तो आज उनको हमने इनवाइट किया इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। और आप सब लोगों को हमने इस लाइव स्ट्रीम के अंदर दावत दी ताकि आप लोग अपने स्टडी वीज़े के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकें, और अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हुए तो वो हम माज से पूछ सकते हैं। अब माज जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, ये वो प्रोसेस है जिससे वो खुद गुजर चुके हैं, और उनका प्रोसेस कोई आसान प्रोसेस नहीं था। अभी हम उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और वो हमें बताएंगे कि कितनी वो मतलब स्टेप्स उनको और कितने स्टेजेस उनको मिले ऐसे जो बहुत मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के शुक्र से वो पूरे कर लिए, और आज वो आईटीए अपना लेके कनाडा के अंदर मौजूद हैं। तो मैं अब माज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें ज़रा। माज प्लीज़। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और मैं ये चाहता था कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो इन तमाम लोगों से शेयर करूं जो लोग कनाडा आना चाहते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनका सीआरएस स्कोर जो है वो कट ऑफ को जो है वो रीच नहीं कर रहा होता। तो मेरे साथ भी यही सेम स्टोरी थी। मैं तकरीबन कोई 2015 से ट्राई कर रहा था कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। बेसिकली मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने पाकिस्तान से की। और उसके बाद जो है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने मिडिल ईस्ट में अपना वर्किंग की, जिसमें मैंने सऊदी अरेबिया में काम किया। और उसके बाद मैं लास्ट 5 सालों से मैं दुबई में काम कर रहा था कनाडा आने से पहले। तो मैंने 5 साल मुसलसल कोशिश की कि मेरा मुझे जो है वो वहां पर ही मुझे दुबई में ही इमिग्रेशन मिल जाए। लेकिन मेरा स्कोर इतना तो एक तो कम था। एक तो मेरे पास बैचलर्स डिग्री थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और दूसरा जो है मेरा आइल्स का बैंड भी जो है वो 7 और 8 से ज्यादा नहीं था। जिसकी वजह से मेरा स्कोर जो है वो बहुत कम था। तो जिसकी वजह से जो है मैं तकरीबन 5 साल तक कोशिश करता रहा कि मैं वहाँ जॉब कर। लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। फिर मैं अपना जो है वो स्टडी वीजा के लिए सबसे पहला स्टेप है उसका ऑफर लेटर। मैंने जो है वो एक ऑफर के लिए अप्लाई पे मैंने किया 2017 में। तकरीबन नवंबर पर था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मैंने वहां पर एक यूट्यूब वीडियो देखा। उस यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके मैंने किस एजेंट पे चलूं। मैंने भी एजेंट को हायर नहीं किया अपने किसी भी काम के लिए। मैं स्टडी परमिट भी लिया, कनाडा का वर्क परमिट भी लिया है, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। ये प्रोसेस भी मैं खुद ही कर रहा हूँ। सारा जितना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है ये भी मैं खुद कर रहा हूँ। तो जब मेरे पास आ गया अपना ऑफर लेटर, जो कि उसमें एक चीज की कमी उन्होंने लिखी थी, जो वो मेरा आइल्स था, वो उनको एकेडमिक चाहिए था। ये मैं बताना चलूं कि जो भी स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले ये रूल था कि उनको आइल्स जो था वो एकेडमिक चाहिए होता था।
उसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की बैंड की। हम्म। वो जो है वो एकेडमिक्स मैंने फिर 2018 में तकरीबन एक साल के बाद दिया। यानी मैं एक साल तक, मुझे उन्होंने इस शर्त पे नहीं दिया था कि मेरे पास आयल्स नहीं था, बाकी मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट थी। हम्म। तो जैसे ही मैंने आयल्स अपना 2018 में दिया तो उन्होंने मुझे फौरन ही ऑफर दे दी, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर की मुझे ऑफर आ गई कि आप जो है वो अपना वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। हम्म। तो मैंने उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, और जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पर वो भी बताता चलो, जिसको सबसे ज्यादा लोगों को कंसर्न होता है, कि मैंने डायरेक्ट स्ट्रीम से अप्लाई किया था। हम्म। मैंने कोई भी एसडीएस, उस टाइम पे एसडीएस स्ट्रीम आई नहीं थी पाकिस्तान के लिए। उस वक्त पाकिस्तान के लिए एसडीएस स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुई थी जब मैं गया था। तो मैं वहां पर अगस्त में पहुंचा था, और अगस्त में मैं जब कनाडा में पहुंचा हूं तो वहां इस वक्त तक स्टूडेंट स्ट्रीम पाकिस्तान के लिए एक्टिवेट नहीं थी। ये ये तकरीबन अगस्त की बात है अगस्त कौन से जब साल का? कनाडा ने ये अनाउंस किया है कि अगस्त 2019, अच्छा 2019। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा माज, वेरी नाइस टू नो, आपका एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है। अल्लाह ताला ने आपके लिए एक रास्ता चुना था, और आपकी अकल ने आपका साथ दिया, और आपने वो रास्ता सही टाइम पे पिक करके तो आपने आज आपने आईटीए भी ले लिया है। तो मैं ये बेसिकली आपसे पहला सवाल आपके सामने ये जी, दो रखूंगा। महीने पहला सवाल मैं आपके सामने ये रखूंगा कि अगर अब ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सीआरएस जो है वो कम है। कम उसको कह नहीं सकते, 450s में या 440s में ये सीआरएस पिछले साल तक एक अच्छा सीआरएस समझा जाता था। लेकिन अभी जब वो 469 से ऊपर ही रह रहा है सीआरएस, तो वो 450s वाला सीआरएस बहुत कम महसूस हो रहा है। तो वो लोग जिनका सीआरएस कट ऑफ के करीब नहीं जा रहा, और वो एक्सप्रेस एंट्री के पूल में बैठे इंतजार कर रहे हैं, मतलब वो अगर स्टडी रूट को अपनाना चाहें और एक स्टडी परमिट को अपनाना चाहें, तो क्या उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में मौजूद है, उनका रिकॉर्ड सारा कनाडा में गया है कि ये इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वो पैरेलल या एट द सेम टाइम वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी बिल्कुल अली भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि क्या आपका, दो इसमें क्वेश्चंस हैं। क्या आपका एक तो स्टडी गैप की इसमें आ जाती है बात, कि काफी लोग ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल हैं और काम कर रहे हैं, और वो उनका सीआर स्कोर अच्छा नहीं है, और वो नहीं कट ऑफ को मीट कर पा रहे। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने कैनेडियन जब वीजा अप्लाई किया था स्टडी परमिट, तो मैंने उनको कोई भी बात अपनी एज के बारे में नहीं की थी, अपने गैप के बारे में नहीं की थी। हम्म। जो मैंने एसओपी लिखी थी उसमें मैंने सिर्फ ये लिखा था कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ दुबई में, और मुझे अच्छे कैरियर के लिए, अच्छे फ्यूचर ग्रोथ के लिए मुझे जो है वो स्टडीज करनी है, मास्टर्स डिग्री, और कनाडा की डिग्री की बहुत वैल्यू है। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे हम्म। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दुबई में मिल जाएगी। ये मैंने अपने एसओपी में लिखा था, मैंने कोई जिक्र नहीं किया था कि मैं कहाँ था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरा जो है 9 से 10 साल का गैप था मास्टर्स हम्म। में और बैचलर में। ये सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इनको पता होना चाहिए। जो लोग ये पूछते हैं, अक्सर मैंने देखा है कमेंट्स में कि क्या हम्म। मैं 9 साल में गैप में अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, 8 साल में, 10 साल में, इवन 20-20 साल वाले भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम्म। तो मैं उनको कहूंगा कि एब्सोल्युटली वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दो शर्तें हैं उसमें, दो शर्तें हैं जो उनको याद रखनी है इसमें। हम्म। नंबर वन शर्त ये है कि आपकी जो डिग्री है जो आप करना चाह रहे हैं, वो आपकी डिग्री लाजिम मैच करनी चाहिए आपकी बैचलर के साथ। ऐसा प्रोग्राम आप चूज नहीं करेंगे अगर जो मैच नहीं करता, तो आपको वीजा नहीं देगा वो। ये पहली हम्म। शर्त है। हम्म। दूसरी शर्त ये है कि आपका जो रिलेशन है आपके कंट्री के साथ, वो आपको स्ट्रॉन्ग शो करना है। देखिए, वीजा ऑफिसर जो स्टडी परमिट देखा है कि ये आदमी स्टडी करने जा रहा है या ये इमिग्रेशन के चक्कर में जा रहा है। हम्म। तो हम्म। हमने उसे ये शो करना है कि मैं जो है वो स्टडी करने जा रहा हूँ। और नंबर तीन, इमिग्रेशन की इंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अपनी प्रोफाइल में 2 दफा अली भाई, 2 दफा जो है वो ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनी हुई थी जब मैंने अच्छा स्टडी परमिट अप्लाई किया। अच्छा सेम अच्छा। प्रोफाइल से मैंने अप्लाई किया था, सेम हम्म। आईडी से, जीसी की सेम आईडी से। जी, अभी भी मेरी प्रोफाइल में वो शो कर रही है दोनों। तो जबरदस्त दोनों मेरी जबरदस्त। एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल शो कर रही हैं, अभी हम्म। भी कर रही हैं। मैंने उसी पे स्टडी परमिट भी लिया, उसी पे वर्क परमिट भी लिया, और मैंने अब उसी अकाउंट से मैंने दोबारा बनाया एक्सप्रेस एंट्री अकाउंट, वेरी उसी से मुझे नाइस आईटी वेरी आया है। तो नाइस, समझे आप, मेरी जबरदस्त। मेरी तीन जो है उसके अंदर एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल्स हैं, जो कि एक जो है वो आईटी अप्रूव हो गई है, दो जो है वो इनएलिजिबल हो गई थी ड्यू टू एज। अच्छा तो माज, ये एक क्वेश्चन आया है कमेंट सेक्शन के अंदर, एस जी नाम के, इनका ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन आंसर आपने करना है।
इन्होंने लिखा है कि जी अस्सलाम वालेकुम, आई हैव पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फ्रॉम अब्रॉड। ये इन्होंने लिखा नहीं कि कहाँ से है। आई वॉन्ट टू माइग्रेट टू कैनेडा, विच प्रोग्राम इज गुड फॉर मी? हम्म। आई हैव ECA एंड आई एम वेटिंग फॉर IELTS रिजल्ट, प्लीज टेल मी। अच्छा, इसमें एज जेड जो भी है, मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि जो आपका ईसीए है वो मैटर नहीं करता। स्टडी परमिट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ईसीए नहीं देखते वो लोग, पहली चीज ये है। हम्म। इसके लिए जो आपको, अगर ये पीआर की बात कर रहे हैं तो पीआर के लिए तो ईसीए चाहिए। लेकिन अगर आप, मैं हम यहाँ पर स्टडी परमिट की बात करेंगे इस वीडियो में, चाहूंगा कि सारी स्टडी की परमिट की बात करें हम, हम्म। लीड्स टू पीआर। हम्म। लेकिन इसमें इनको ईसीए नहीं चाहिए। आइल्स का रिजल्ट इनको 6.5 में हो जाता है। काफी यूनिवर्सिटियों का 6 होता है, किसी में 6.5 होता है। तो हम्म। ये डजेंट मैटर होता है कि ये जो है ना अपना इतना कोई हाई स्कोर नहीं चाहिए। तो ये हम्म। अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी पीएचडी की हुई है। तो हम्म। मैं तो इनको ये सजेस्ट करूंगा कि ये डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई करें। पीएचडी का स्कोर अच्छा है, इनको आइल्स पे सिर्फ मेहनत करनी है, हम्म। बैंड 9 ले आए तो इनके चांसेस हैं। मैं पूरी प्रोफाइल तो इनकी नहीं जानता हूँ, हम्म। लेकिन ये है कि इनको स्टडी की फर्दर जरूरत नहीं है। मैं इनको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि पीएचडी के बाद ये फर्दर पोस्ट डॉक के लिए अगर जाएं तो एक अलग बात है। हम्म। लेकिन अलबत्ता इनको फर्दर पीएचडी की या स्टडीज इनकी बहुत अच्छी हैं, तो इनको डायरेक्ट, और मेरा सबको मशवरा है, जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ये मशवरा है कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पीआर। आप लोग लें। मैंने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है इसकी डिग्री के ऊपर, क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। मेरी प्रोफाइल जो है वो 2 दफा इनएलिजिबल होगी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी एज की वजह से मैं हम्म। रह जाऊं हम्म। इमिग्रेशन से। तो हम्म। मैंने इसलिए फौरी तौर पे मैंने ये स्टेप उठाया, क्योंकि ये नाउ और नेवर वाली सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ। क्योंकि हम्म। मैं अगर नहीं करता तो फिर मेरी एज, हर साल मेरे पॉइंट्स कम हो रहे थे और ऑलरेडी हो चुके थे। 2 दफा मेरी प्रोफाइल सिर्फ एज की, ये बता चलूं, एज की वजह से इनएलिजिबल हुई। दोनों हम्म। दफा, दोनों मरतबा मेरे पॉइंट्स इतने इतने कम थे कि वो प्रोफाइल अनएलिजिबल हो। अच्छा माज, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक नाइमा हुसैन का ले लेते हैं। वो कह रही हैं कि गाइड अबाउट एन अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी फॉर पाकिस्तानीज। उन्होंने मतलब पाकिस्तानीज को स्पेसिफिकली करके पूछा है कि कोई अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी कौन सी हो सकती है जिससे हम कनाडा पीआर की तरफ जा सकें लेटर ऑन। देखिए, इसमें क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको सस्ती डिग्री, सस्ती से मुराद ये है कि आपको जो है वो कुछ $18,000 में करवाती हैं, और कुछ इससे भी कम है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्लीज ऐसी यूनिवर्सिटीज के उसमें ना पढ़ें। आप रैंकिंग देखें, ओवरऑल जो सबसे बेहतरीन रैंकिंग है। अगर आप टॉप की नहीं भी जाते तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लोगों के दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो उनकी कोर्स की प्रॉब्लम आती है कि वो कोर्स जो है वो, उसकी लेंथ कम होती है। यानी वो अगर 8 महीने का कोर्स होगा, डिप्लोमा होगा, तो कोई स्कोर पॉइंट ज्यादा फायदा नहीं होता सीआरएस में। हम्म। हम्म। तो मेरा मशवरा है सब मास्टर्स के लिए ही जाएं, 2 साल का मास्टर्स लें। जैसे मैंने 16 मंथ का किया, 16 मंथ से 2 साल का मास्टर्स करें, हम्म। और उसके अलावा जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में करें। सस्ती हम्म। के चक्कर में अगर हम पढ़ेंगे, 18,000 है सस्ती यूनिवर्सिटी, लेकिन उसकी क्वालिटी कम होगी, उसकी एजुकेशन भी कम होगी। मैंने की थी $32,000 में ये डिग्री, मैंने $32,000 में की है। हम्म। तो ये एक मीडियम साइज है, ये मीडियम क्वालिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अच्छा। विंडसर एक मीडियम में आती है। ये कोई हम्म। हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, अच्छा माज, आपकी बात से मैं ये समझाऊं नाइमा को मीडियम में बताने के आती है। लिए कि इसी तरह 18,000 कैनेडियन डॉलर्स जो हैं ये मिनिमम आपने देने ही देने हैं, मतलब इससे कम का जहन वो ना रखें ऐसे। जी, सही 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 प्रोग्राम अगर वो करना चाहती हैं, इमिग्रेशन में काम आए, तो वो 18,000, इससे कम ही, हम्म। 7,000 में भी है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। वो 8 महीने का प्रोग्राम है, लेकिन वो किसी काम का नहीं। इमिग्रेशन के साथ डिग्री तो मिल जाएगी उनको। सही है, सही है। अच्छा, ये अब्दुल मोईद ने एक क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि अगर मास्टर्स डिग्री जो उनकी मतलब उनकी बैक होम से उन्होंने जो की हुई है मास्टर्स डिग्री, अगर उसमें 58% मार्क्स हैं तो क्या वो स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं? मतलब ये कोई जीपीए रिक्वायरमेंट या कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है स्टडी वीज़ा के लिए? जी जी बिल्कुल, अली भाई, ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर की जो है मैं बात करूंगा, इसमें 60% रिक्वायरमेंट है मिनिमम, हम्म। और पीएचडी के लिए जो है वो 70। तो अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो इनको 60% मिनिमम चाहिए, इससे कम वो एडमिशन नहीं देते। क्योंकि वो हम्म। शेयर करते हैं, आपको शेयर करनी पड़ती है अपनी मार्कशीट भी और अपना ट्रांसक्रिप्ट और सारी चीजें। तो वो उसको पहले वो
जो है ना आपकी, जब आप अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन तो वो ये चीजें देखते हैं। हम्म। 3 चीजें वो देखते हैं, आइल्स का स्कोर देखते हैं, आपका हम्म। प्रीवियसली यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं ये देखते हैं, हम्म। और आपका स्कोर जो है लास्ट आपका जो ओवरऑल जिसको हम सीजीपीए कहते हैं, तो हम्म। 60% है या नहीं। तो ये अगर 3 चीजें कोई भी किसी के पास नहीं है तो वो नहीं, अगर उसकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है और अगर उसका स्कोर 60 से कम है, या मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का बता रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज इससे कम में कर लेती होंगी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 60% का है। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा माज, ये राजदीप का एक क्वेश्चन लेते हैं। राजदीप कह रहे हैं कि वो अभी करंटली ही इज़ डूइंग एन एमएससी इन मैनेजमेंट इन यूके। इट विल बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर, but he is struggling to achieve a CLB 9. So for someone who cannot achieve CLB 9, he should go for study visa. Would you agree with that? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा केस सिमिलर है। मेरा 7 था ओवरऑल सीएलबी, और मैंने जो है मेरा इससे ज्यादा नहीं आ रहा था, मैंने 3 दफा दिया था IELTS। हम्म। मैं ये पहले की बात कर रहा हूँ, कनाडा में। ठीक है, मतलब तो मेरा जो CLB है वो 9 सीएलबी अगर नहीं 7 से आता। ऊपर नहीं आ रहा। यस प्लीज, आप कंटिन्यू करें, सॉरी। तो फिर मैंने जो है ये स्टडी का और कोई तरीका नहीं है आपका, या तो रिलेटिव हो कनाडा में कोई, या फिर जो है आप स्टडी वीजा पे आ जाएं। हम्म। अगर आप इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है या नहीं कर सकते सीएलबी 9-10, सीएलबी 9-10 दोनों को चाहिए। अगर आपका मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को अच्छा सीएलबी चाहिए, अदरवाइज वहां बैठे आपका इंडिया पाकिस्तान से बैठे नहीं हो सकता। अच्छा नहीं माज, हो ये सकता। अब राजदीप बात साथ ऐड कर रहे हैं कि इनका CRS जो है ये 401 है। तो CRS आपका चाहे 350 हो चाहे 300 हो, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो उसका कोई रिलेशन नहीं है ना स्टडी वीजा से। नहीं नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं जब आप मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं कनाडा से, तो हम्म। आपको एडिशनल 50 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर इनकी प्रोफाइल देखेंगे तो 450 हो जाएंगे, 451 हो जाएंगे, सॉरी 451 पॉइंट्स हो जाएंगे आफ्टर मास्टर डिग्री हम्म। फ्रॉम कनाडा। हम्म। अच्छा, वो जो PhD वाले थे डॉक्टर शाह जमान, उन्होंने बताया है कि उनकी 33 इयर्स की एज है। तो 33 इयर्स की एज में PhD के बड़े अच्छे पॉइंट होते हैं डॉक्टर साहब। तो मेरा आपको यही मशवरा है, जिस तरह माज ने कहा, आप CLB 9 के बजाय आप CLB 10 अगर आप अचीव कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं CRS की टर्म्स में। और आप एक्सप्रेस एंट्री की तरफ सोचें, आप स्टडी वीज़ा की तरफ न सोचिएगा। ये आपको ऑनेस्ट मशवरा है। ओके, तो ये एक और क्वेश्चन आया जी ब्रीजी लिब्रा का। ठीक है जी, ये कह रही हैं कि माई करंट SINP सस्कैचुअन का प्रोग्राम जो है, एक्सपेक्टेड स्कोर इज 68। To improve it, I'm planning to do a degree from Saskatchewan to add 5 more points. Do you advise this route? अब ऑडियंस को मैं थोड़ा बताता जाऊं कि माज से मेरी अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो इन्होंने मुझे बताया है कि इन्होंने सस्कैचुअन के अंदर एक इंजीनियरिंग के लिए लाइसेंस दरकार होता है। तो इन्होंने वो लाइसेंस अभी अचीव किया है, हासिल किया है। वहाँ से कोई टेस्ट होता है या कोई प्रोसीजर होता है। इन्होंने अपने चैनल के ऊपर वो वीडियो भी अपलोड की है, सस्कैचुअन के अंदर आप एक इंजीनियर के तौर पे लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उन सबको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो माज के चैनल को ज़रूर ब ज़रूर जाके उसको सब्सक्राइब करें और माज को सपोर्ट शो करें, क्योंकि वो अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं कि स्टडी रूट को किस तरीके से सही अंदाज में पकड़ा जा सकता है। तो माज की जो एफर्ट्स हैं वो रिमार्केबल हैं और वो बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब लोगों ने माज के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैं यहाँ पर SINP अली भाई, मैं यहाँ पर SINP का एक ऐड करूंगा। उन्होंने क्वेश्चन जो बोला 68 वाला जो आप डिब्बा की बात कर रहे हैं, तो इनका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा है, 68। इस वक्त जो लास्ट ड्रॉ भी मैं देख रहा था रिसेंटली, आज ही 17 तारीख को जो SNIP निकली है, इन्होंने 71 पे आई है। तो 71 के बहुत क्लोज है ये, 68 पे भी इस 2020 में 68 भी गया है SNIP। तो अगर मुझे नहीं मालूम इनका प्रोफेशन क्या है, रेगुलेटेड है या नॉन रेगुलेटेड है। अगर तो नॉन रेगुलेटेड है फिर तो इनको जरूरत नहीं है लाइसेंस, फिर ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते। बाकी ये स्टडी के लिए पूछ रही है, स्टडी करने जाऊं या नहीं, तो मेरे ख्याल से स्टडी भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये काइंडली यूनिवर्सिटी जरूर देख लें कि ये जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं सिर्फ पॉइंट्स के लिए ना जाए आपको, बल्कि आपको
आपकी जो नीयत हो वो ये हो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे स्टडीज, मुझे एजुकेशन भी हासिल करनी, पर्सनल ये है सजेशन कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के लिए मत जाएं, बल्कि आप लोग अपने अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करने जाएं। गुड हो गया माज। अच्छा, ब्रिजी लिब्रा को मैं ये थोड़ा सा मशवरा, जिस तरह माज ने कहा कि 68 के ऊपर सिलेक्शन हो जाती है SINP के अंदर, तो आई एम नॉट श्योर कि आप क्यों उसके ऊपर स्टडी रूट पे जाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो नॉक है वो उनकी डिमांड में ना हो। अगर ये रीज़न है तो फिर तो मतलब वहाँ पे जाके भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये सारी चीज़ें इन पे गौर कीजिएगा। अच्छा, अगला ये क्वेश्चन लेते हैं जी चौधरी आतिफ साहब का। चौधरी आतिफ साहब कह रहे हैं जी कि सर 6 मंथ्स का जो स्टडी वीज़ा, उसके लिए आयल ज़रूरी है कि नहीं, काइंडली बताइएगा। 6 मंथ्स के स्टडी वीज़ा की ये बात कर रहे हैं। सर मैं ये बात आऊंगा अगेन दोबारा कि अगर आप CIC की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि 8 मंथ्स और लेस प्रोग्राम पे कोई CRS पॉइंट्स नहीं मिलते। ये आप जाके CIC की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स, एक तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जितने भी हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के, और हम्म। जो प्रोग्राम जो हैं वो 8 मंथ से कम के हैं, उन पे कोई CRS पॉइंट्स नहीं मिलते, कोई कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा माज, तो ये ये पैसा जो भी इनका होगा ब्रिजी लिब्रा वो का सब ज़रा, वो सब जाया जाएगा। हाँ ठीक है, ब्रिजी लिब्रा का ना ये ज़रा क्विकली आप एक बता दीजिएगा उनको कि वो स्टडी वीज़े के ऊपर फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। जी बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। स्टडी वीजा में आप अपने वाइफ को भी बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो जो वीजा होता है वो आपके वीजा के एक्सपायर होते ही वो एक्सपायर हो जाता है। वो हम्म। वर्क परमिट मिलता है आपके स्पाउस को हम्म। और आपके बच्चों को, लेकिन वो जैसे ही आपका एक्सपायर होगा, जो आपकी एक्सपायरी डेट होगी सिमिलर डेट पे वो एक्सपायर हो जाएंगे वर्क परमिट, और ग्रेट हो गया। अच्छा, ये मोहित ने क्वेश्चन पूछा है जी कि बच्चों के लिए वो visit करते हैं। प्लीज गाइड अबाउट PG डिप्लोमा फ्रॉम एनी DLI रजिस्टर्ड कॉलेज। इज इट हेल्पफुल फॉर अप्लाइंग PR? माई करंट CRS स्कोर इज 444। अब 444 के ऊपर वो ITA तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वो PG डिप्लोमा के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं दो चीजें मांगते हैं CIC वाले। वो कहते हैं कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो DLI होना चाहिए। हम्म। पहली चीज तो ये है कि जहां पर भी अप्लाई करे, कोई भी अप्लाई करे, तो उसका DLI नंबर एक होता है जो रजिस्ट्रेशन है बेसिकली इंस्टीट्यूशंस की। हम्म। ये लाइसेंस देती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जिन इंस्टीट्यूशन को, सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं CRS स्कोर के लिए। हम्म। और दूसरा कि अगर ये PG डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो मैंने ये चीज पहले भी शायद मैंने आपको डिस्कस की थी आपके साथ कि हम्म। PG डिप्लोमा के अंदर पॉइंट्स कम है। PG डिप्लोमा में पॉइंट्स कम है, मास्टर्स डिग्री, प्रॉपर मास्टर्स डिग्री के पॉइंट्स ज्यादा हैं। तो PG डिप्लोमा के पॉइंट्स अगर आपको मिल भी जाते हैं, जो थोड़े हैं, आई थिंक 30 पॉइंट्स हैं समथिंग, कुछ पॉइंट्स हैं उसके, तो आपका कोई CRS स्कोर में इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको। ये बेटर है बड़ी कि आपने आप प्रैक्टिकल मास्टर्स बात या की है। PhD डिग्री करें। हम्म। अच्छा माज, ये अगला क्वेश्चन, एक मिनट, राजदीप का। अच्छा राजदीप, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग, यू ऑलवेज रिप्लाइड फॉर माई क्वेरीज। हाँ राजदीप, कोई ऐसी बात नहीं यार, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा जी, टॉप एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन लेते हैं। हाय सर, आई ऑलरेडी डिड मास्टर्स MSc IT and after that I have 5 years of experience as a computer teacher. So am I able to get study visa for Canada? अब इनके पास मास्टर्स, इन्होंने MSc मतलब किया हुआ है IT में, तो क्या ये स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं मास? बिल्कुल कोई भी कर सकता है अप्लाई अली भाई, कोई भी वीजे के लिए अप्लाई कर सकता है मास्टर्स के लिए, या भले उसने मास्टर्स किया हुआ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन जो मैंने कहा ना, SOP जो वो बनाएगा उसको उस चीज का, दो चीजों का ख्याल रखना है कि वो SOP के अंदर अपना रीजन बताए कि वो क्यों मास्टर्स करना चाह रहा है। अगर उसने की हुई है तो वो दोबारा क्यों मास्टर्स करना चाह रहा है, हम्म। नंबर 1। और हम्म। उसने जो एक्सपीरियंस लिया है वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसकी डिग्री और है, एक्सपीरियंस और किया हुआ है उसने, और फिर वो डिग्री तीसरी डिग्री की तरफ जा रहा है। हम्म। तो ऐसी चीज को वो फौरन रिजेक्ट कर देते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वीजा ऑफिसर देखता है वो आपके कंट्री के साथ आपके लिंक्स हैं। आपका कितना, जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग लिंक प्रूफ करेंगे, आपको उतने ज्यादा चांसेस हैं स्टडी वीजा मिलने के। ग्रेट हो गया। अच्छा, DLI के बारे में आपने बात की थी, वो तो हो गया डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट।
अब ये एसओपी की जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एसओपी मतलब क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं मास? एक एक वीजा आप अप्लाई करते हैं, मैं नॉर्थ की बात करूंगा, बल्कि एसडीएस में भी है, एसडीएस में भी होता है हम्म। कि ये हमें एक प्रिपेयर करनी पड़ती है लेटर ऑफ इंटेंशन, कि हम लोग ने इसको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं बेसिकली। तो आप हम्म। अगर वीजा के आएंगे जहाँ पे अपलोड करने डॉक्यूमेंट स्टडी हम्म। परमिट के, हम्म। वहां पे आपको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देनी है। वो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में एक डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे आप, जिसमें आप लिखेंगे अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल। हम्म। इसको आप पर्पस ऑफ ट्रैवल भी कहते हैं, इसको इसको हम जो है इंटेंशन लेटर भी कहते हैं, इसको हम एसओपी भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे नाम हैं। ग्रेट, ठीक है। लेकिन इस सारे डॉक्यूमेंट्स का मकसद ये है कि आपकी इंटेंशन क्या है कनाडा जाने की, पर्पस ऑफ आपने इंटेंशन बतानी है कि आप क्या पर्पस के लिए कनाडा जा रहे हैं। हम्म। अगर वो वैलिड होगा, अच्छा होगा, अच्छा बना हुआ होगा, तो हम्म। चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा मास, हम अभी बात कर रहे हैं ना स्टडी वीज़ा के हवाले से, तो स्टडी स्ट्रीम जो मेरी थोड़ी सी नॉलेज है उसके मुताबिक दो हैं। एक को आप स्टडी परमिट कहते हैं और एक को आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कहते हैं। तो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों के लिए, बल्कि इसके साथ चार पांच और मुल्क हैं, वो आई एम श्योर आप बेहतर बता सकते हैं। तो एस डी एस, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, और स्टडी परमिट, इन दो में मेन डिफरेंस क्या है? लेकिन ये कुछ कंट्रीज के लिए इन लोगों ने ये चीज प्रूव करने के लिए कि उनके पास फंड्स हैं, इनफ फंड है अपनी स्टडी के लिए, एक इन्होंने स्ट्रीम निकाली है जिसको स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम बोलते हैं, जिसके अंदर इंडिया है, पाकिस्तान है, वियतनाम है, फिलीपीन है, चाइना है, और मोरक्को है, और एक और मुल्क भी है, सेनेगल आई हम्म। थिंक। ये सारे मुल्क जो हैं, इनके स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रीम इसलिए रखी है कि इनके पास अगर दो तरह के प्रूफ है तो ये लोग जा सकते हैं। हम्म। और बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वो लोग जाएंगे स्टडी परमिट, जो नॉर्मल प्रोसीजर है बाकी दुनिया के लिए। हम्म। तो जो अब पाकिस्तान। एसडीएस है क्या? हम्म। एसडीएस में आपसे वो दो चीज, हम्म। नंबर वन चीज ये मांगते हैं कि आपने पहले से अपना फीस देनी है 1 साल की अच्छा, एडवांस में, अप फ्रंट जितना देनी है, उसकी फीस ठीक है। है जो भी आप करने जा रहे हैं। हम्म। नंबर वन। नंबर टू, आपको जी, एक दूसरा जीआईसी कहलाता है, जो आपके रहने खाने पीने का खर्चा है, जिसको अच्छा। गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। हम्म। ये पैसे आप अपने कनाडा के बैंक में रखवा देंगे, हम्म। $10,200, और हम्म। वो आपको हर महीने $667 दे देंगे खाने पीने के लिए, खर्चे हम्म। के लिए आपके। बस ये दो चीजें एसडीएस में एडवांस में पे करनी पड़ती हैं। जब हम्म। आपके पास इन दोनों का सबूत होता है, वीजा मिल जाता है 25 दिन के अंदर। हम्म। ठीक है बाकी मास। स्टडी परमिट जो है, नॉर्मल स्टडी परमिट, हम्म। उसमें आपको फाइनेंशियली प्रूफ करना पड़ता है। वो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाएं, बैंक स्टेटमेंट लगाएं, प्रॉपर्टी के पेपर लगाएं, कुछ भी लगाएं, जो जो जिस तरह नॉर्मली प्रूफ होती है, मीन्स ऑफ हम्म। फाइनेंशियल, वही आपको दूसरे नॉर्मल उसमें लगाना होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मास, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बंदा 6.5 आइल्स में बैंड ले सकता है और वो पाकिस्तान और इंडिया से है जहाँ पे एसडीएस चल रहा है, तो उसको एसडीएस मतलब उसके पास अगर दोनों ऑप्शन है सामने, तो उसको स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम चूज करना चाहिए या स्टडी परमिट चूज करना चाहिए? कौन सा बेहतर प्रोग्राम हो सकता है? माज, आपने मेरा क्वेश्चन सुना है? हेलो माज। माज, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, माज को मैं दोबारा लेने की कोशिश करता हूँ जी। तो उतनी देर में ना ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अभिषेक कह रहे हैं जी कि उनका 420 CRS है और उनकी एज है 31। अच्छा, आप लोगों को जो अभी व्यूअर्स इस टाइम पे लाइव स्ट्रीम के अंदर मौजूद हैं, उन लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? अली भाई, मेरी आवाज आ रही है? माज, अभी आपकी आवाज आनी शुरू हो गई है। ठीक है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा सॉरी, मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं बेसिकली आपसे एक सवाल पूछ रहा था। मैं ये सवाल पूछ रहा था कि जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया है, यहाँ पे जो लोग हैं जिनके पास स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का ऑप्शन अवेलेबल है,
क्या वो लोग अगर वो 6.5 आइल्स में स्कोर ले सकते हैं तो क्या उन्हें एच डी एस चूज करना चाहिए या स्टडी परमिट चूज करना चाहिए? इन दो में से क्या बेहतर है? अगर आपके सामने टेबल के ऊपर दोनों चीजें पड़ी हों तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है प्रोग्राम? मेरा जहाँ तक अपना जो है वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितने भी इन मुल्कों के हैं वो मोस्टली जो है अब पे वो लोग नहीं लेते स्टडी परमिट की एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा वो अच्छा। एसडीएस जमा करवाना है। हम्म। वो दूसरी जो है वो नहीं लेते एप्लीकेशन आपकी नॉर्मल वीजा। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन है लेकिन आप दुबई से या सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी ऐसे कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं आपकी एप्लीकेशन। हम्म। पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर एसडीएस ही ऑप्शन है आपके। हम्म। ठीक हो गया। एस टी एस मतलब जो है ये गो टू आपका, आपकी चॉइस होनी चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा कमेंट्स की तरफ अब चलते हैं। बिल्कुल जी। ये आपका शुक्रिया माज भाई, आपका हर बंदा शुक्रिया अदा कर रहा है स्पेशली, क्योंकि आज आप हमारे गेस्ट हैं और आपकी वजह से लोगों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो काफ़ी सारे लोग आपका ना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा सबका ये शुक्रिया कि सब वॉच कर रहे हैं और हम यहाँ पर सबकी हेल्प करना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ये ज़रा बताइएगा वर्किंग आवर्स के बारे में कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कनाडा के अंदर स्टडी वीज़ा के दौरान उनके वर्क आवर्स कितने अलाउड है? मतलब एक हफ्ते में कितने घंटे काम कर सकते हैं? माज मेरी देखिए आवाज़ गई सिर्फ और आपको ना? सिर्फ 20 आवर्स अलाउड हैं जो हम्म। कि आप एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। हम्म। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है अली भाई। ओके। जो भी हैं वो सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं। और मैं भी इसी ख्याल से आया था कि मैं जब यहाँ पर आऊंगा तो मैं जो है ना वो स्टूडेंट काम कर लूंगा पार्ट टाइम बहुत ज्यादा, और मैं अपना सारा कुछ निकाल लूंगा, हम्म। फीस निकाल लूंगा या अपना रेंट निकाल लूंगा। तो ये बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है। मैं सबको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो पार्ट टाइम जॉब में से सिर्फ इतना कमा सकते हैं, मैक्सिमम 1200 या ज्यादा ज्यादा $1500 कमा सकते हैं हम्म। मैक्सिमम। हम्म। क्योंकि वो ज्यादा आवर्स अलाउड ही नहीं है काम करने के। तो आप इस चीज को जहन से निकाल दें कि आप आएंगे और यहाँ पर आकर आप फीस भी निकाल लेंगे और अपना खर्चा भी निकाल लेंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए एसडीएस स्कीम भी रखी गई है कि हम्म। एसडीएस स्कीम का मकसद ये है कि आप अपनी फीस पे करके आए 1 साल की और अपना खर्चा साथ लेकर आए। फिर आप यहाँ पर जो पार्ट टाइम करेंगे वो आप नेक्स्ट ईयर की फीस में पे कर सकते हैं, हम्म। सेकेंड ईयर की फीस। ठीक है। अच्छा माज, ये अहमद ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, मोहम्मद अहमद। ये कह रहे हैं कि जब स्टडी वीज़ा अगर आपका इन केस रिजेक्ट हो जाए, स्टडी वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह वो आपको ये बताएं कि जी ये आपने फलां कोर्स जो है ना उसके अंदर आप एडमिशन ले रहे थे तो वो कोर्स आपको सूट नहीं करता। तो क्या ऐसा होता है कि किसी कोर्स को सिलेक्ट करने की वजह से स्टडी वीज़ा रिजेक्ट कर दें आपका वो? जी बिल्कुल, मैंने पहली बात यही की थी कि दो ऑप्शन है, दो वजूहात है रिजेक्शन की ज्यादा। हम्म। स्टडी वीजा रिजेक्ट होने की दो ही वजूहात ज्यादा होती हैं। हम्म। एक होती है कि आपने वो चीज चूज कर लिया जो आपके प्रीवियस एजुकेशन से मैच नहीं करती है। हम्म। तो आपको अपने प्रीवियस एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से मैचिंग ही जाना है, नंबर वन। हम्म। हम्म। कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कई दफा प्रूफ भी हो जाता है, हम्म। लेकिन क्या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये और नंबर दो, आपका जो है ना वो ये जो लिंक है आपका अपने कंट्री के साथ, अगर ये वीक शो होगा तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हम्म। अच्छा माज, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्रिकेट हाइलाइट्स। ये कह रहे हैं कि हाउ मच फंड शो फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसमें जीआईसी के अलावा, मतलब जिस तरह एक प्रूफ ऑफ फंड होता है एक्सप्रेस एंट्री के लिए, जीआईसी जो आपने कनाडा के बैंक में पैसे जमा करवाने, उसके अलावा आपके पास तो कोई प्रूफ ऑफ फंड नहीं होना चाहिए ना? नहीं नहीं, आपको आपने अगर एक जीआईसी सर्टिफिकेट अगर लगा दिया, प्रूफ ऑफ फंड में आप सिर्फ जीआईसी सर्टिफिकेट लगाएंगे और फीस का लगाएंगे, सबूत लगाएंगे, पेमेंट की रिसिप्ट लगाएंगे, वन ठीक ईयर हो गया। पेमेंट की रिसिप्ट लगाएंगे और जीआईसी सर्टिफिकेट लगाएंगे, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल नीड। ठीक हो गया। मतलब आप $10,200 जो है वो कनाडा के किसी बैंक के अंदर आप अपने नाम के अकाउंट के अंदर वो पैसे जमा करवाएंगे और प्रूफ ऑफ फंड उसके अलावा आपने कोई नहीं, अपनी फैमिली के लिए या कुछ नहीं देना। अच्छा ये आगे अगला क्वेश्चन लेते और हैं आप जरा। फीस का भी जमा कराएंगे, एक हाँ, साल फीस फीस का फीस रिसिप्ट का भी भी जमा कराएंगे, ठीक है, फीस की रसीद जमा फीस का करवानी है। रिसिप्ट भी लगाएंगे। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा ये मोहम्मद अहमद ने एक सवाल पूछा जी कि की बैंक स्टेटमेंट टू अप्लाई फॉर स्पाउस वर्क परमिट विद 2 किड्स।
if husband already got study permit recently for January 2021 सेशन, अभी अभी इनके पास अगर स्टडी परमिट आया है तो अपने वाइफ को और उसके स्टडी परमिट के लिए इनको कितना बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी? देखें, इसका बैंक फाइनेंशियल मींस का जो है वो CIC की वेबसाइट पे मौजूद है कि एक पर्सन का तकरीबन 12,000 कुछ 600 या $500 है एक बंदे का। और अगर आपके साथ 2 किड्स हैं तो उनका जो है वो अलग अलग है, आई थिंक 9,000 है या समथिंग है, वो वहां पे लिखा हुआ है। तो ये जो है जितने 2 बच्चों के और एक वाइफ पे जो पैसे बनते हैं उतने आपको कम से कम 6 मंथ जो है वो स्टेटमेंट में शो करना है। एवरेज होनी चाहिए 6 मंथ, उतना पैसा आपके पास। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। अच्छा, ये एक वो आपने 20 आवर्स का बताया कि स्टूडेंट के लिए 20 आवर्स अलाउड है, लेकिन जो उनका स्पाउस है क्या वो फुल टाइम काम कर सकता है या उनके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन है? जी 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 बिल्कुल। जो आपका स्पाउस वीजा है वो वर्क परमिट होता है, वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। स्पाउस वीजा जो होता है वो वर्क परमिट होता है। स्टडी परमिट के साथ वर्क परमिट निकलता है स्पाउस का, और चिल्ड्रंस का विजिट वीजा निकलता है। अच्छा, ये माज आप भी इंजीनियर हैं, तो ये बुशरा असद का एक कमेंट आया है कि विच प्रोविंस इज बेटर फॉर सिविल इंजीनियर्स इफ दे वांट टू स्टडी एंड वर्क? देखें, ऐसा तो कोई सब प्रोविंस जो है वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है कि ये प्रोविंस डिफरेंट है। बाकी कुछ प्रोविंस, जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो ओंटारियो है, जिसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इंजीनियर्स के लिए। तो मैं तो कहूंगा कि ओंटारियो फर्स्ट होना चाहिए मेरा अपना, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं, बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, न्यू जो है वो स्टार्टअप्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो एक ग्रोइंग है। बाकी जो है वो वहां पर भी है, वहां पर इमिग्रेशन आसान है। अल्बर्टा हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, न्यू ब्रंसविक हो गया, यहाँ पर अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको PR के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है, लेकिन जॉब्स थोड़ी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू ओंटारियो। ठीक हो तो ये गया। आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जॉब्स देखनी है या फिर आपने PR देखनी। अच्छा, ये अब्दुल मोईद का एक क्वेश्चन लेते हैं। ब्रदर, आई वांट टू अप्लाई थ्रू नॉन SDS because I can show funds only but cannot pay 10,000 for GIC right now, having bank statement of 6 million and other assets. Suggest me a good consultant. अच्छा, अब इसमें इनके 2 सवाल हैं। एक तो ये कि GIC के लिए पैसे नहीं है लेकिन वैसे इनकी नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है, और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि स्टडी वीज़ा के लिए कंसल्टेंट सजेस्ट करें। तो इसमें आपने बताना है कि कंसल्टेंट चाहिए या ये DIY डू इट योरसेल्फ हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर कंसल्टेंट चाहिए तो कौन सा आप रिकमेंड करेंगे इफ यू कैन? देखिए, मेरा चैनल भी यही कहता है कि कंसल्टेंट जो है वो कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की, किसी भी वीजे में। मैंने कोई भी कंसल्टेंट हायर नहीं किया, मुझे सब वीजे मिले। और अली भाई का भी जो चैनल है, आपका भी, वो यही कहता है कि कंसल्टेंट की जरूरत नहीं। ठीक है, सारे लोग यूट्यूब पे यही चीख चीख के कह रहे हैं कि कंसल्टेंट नहीं चाहिए होते, कंसल्टेंट नहीं हो जरूरत होती। अब मुझे नहीं मालूम क्यों लोग कंसल्टेंट की तरफ जाते हैं अगर वो खुद कर सकते हैं। उनको थोड़ी करनी पड़ती है। हाँ, ये है कि आपको कंसल्टेंट के बगैर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अली भाई कर रहे हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये बात तो नो डाउट है कि अगर आपने खुद करना है तो आपको मेहनत करनी है। अदरवाइज आप पैसे दे दो, 2-3 लाख रुपए दे दो, तो वही काम आपका वो करेगा। अच्छा, मैं तो कोई कंसल्टेंट इनको सजेस्ट नहीं करूंगा, ना मैं अपनी जिंदगी में किसी को कंसल्टेंट सजेस्ट करूंगा कि वो कंसल्टेंट की तरफ जाए, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है अली भाई। मैं अपने 10,000 दिरहम जो है वो जाया कर चुका हूं कंसल्टेंट के ऊपर। तो मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं नहीं कहूंगा किसी को भी अपनी जिंदगी में कि वो कंसल्टेंट हायर करे। बात है कि इनकी SDS की कि मैं, अगर ये पाकिस्तान, इंडिया और उन कंट्रीज से है तो ये नहीं कर सकते अप्लाई थ्रू नॉर्मल स्टडी परमिट। अगर ये इनके पास किसी और कंट्री का है, दुबई वगैरह का पक्का परमिट वीजा है, तो ये बाहर से अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट। अपनी स्टेटमेंट पाकिस्तान की चल जाएगी, मैंने पाकिस्तान की बैंक की स्टेटमेंट लगाई थी दुबई से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लाजिम बाहर होना चाहिए। पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करेंगे ना एम्बेसी से, तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे, वो कहेंगे आपको SDS के थ्रू अप्लाई करें। अच्छा, बुशरा का भी इससे रिलेवेंट है, वो कह रही है कि नॉन SDS वीजा के बारे में बताएं। तो नॉन SDS आप रिकमेंड नहीं करते? अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या इंडिया में मौजूद है तो नॉन SDS आप रिकमेंड नहीं करते, राइट मास? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी मैंने नहीं देखा कैंडिडेट जो नॉन SDS आया हो अगस्त के बाद पाकिस्तान। अगस्त 2019 के बाद
मेरा नहीं है एक्सपीरियंस। जितने भी मेरे जो आए हैं यहाँ पर लोग यूनिवर्सिटी विंडसर में, वो 2019 अगस्त सितंबर के बाद एसडीएस के थ्रू आए। हम्म। अब अब मुझे नहीं मालूम कि क्या, अगर बगैर एसडीएस के अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या होता है। कोई मैंने नहीं हम्म। देखा जो बगैर एसडीएस के आया हो इस, हम्म। जब से अनाउंस कर देते हैं उसके बाद हम्म। से। ठीक हो गया। वालेकुम सलाम इफ्तिखार मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा माज, अगला क्वेश्चन लेते हैं जी टॉप एंटरटेनमेंट का। आफ्टर एमएससी आईटी, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद मैं कौन सा कोर्स, मतलब एम आई टी एमएससी आईटी के बाद मैं कौन सा कोर्स सेलेक्ट करूं? तो कोई आप मशवरा दे सकते हैं कि मास्टर्स के लिए वो कौन सा कोर्स देखें सेलेक्ट भाई, करें? ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है हम्म। रिलेटेड। हम्म। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर मुझसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछेंगे या इससे रिलेटेड कुछ एक दो है मैकेनिकल या जो सिमिलर है, उनके हम्म। बता सकता हूँ मैं बारे में आपको कोर्सेज। हम्म। लेकिन आईटी के बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का आदमी हूँ। हम्म। तो ठीक ये हो आप गया। किसी आईटी वाले से पूछें जिसके पास परफेक्ट यार, आईटी आई का लाइक योर एक्सपीरियंस हो। आंसर, क्योंकि ना मैं भी अब इस चैनल पे मेरे से कोई सवाल पूछे ना कि जी स्टडी वीज़ा के बारे में बताएं, तो अब अली इफ्तिखार को स्टडी वीज़ा के बारे में नहीं पता, तो यूट्यूब के ऊपर दूसरा चैनल है मोहम्मद माज का, आप उनके चैनल पे जाके सर्च कर लें। अब अली इफ्तिखार माज को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे इसीलिए लेकर आया क्योंकि उसको स्टडी वीज़े का नहीं पता, तो वो राइट पर्सन को ले आया स्टडी वीज़े के बारे में गाइड करने के लिए। तो ये मुझे मास की बात अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि उनकी फील्ड डिफरेंट है, तो वो इस फील्ड के बारे में मशवरा दे नहीं सकते। वो मशवरा जो है वो वैलिड शायद उनके लिए ना हो सके, मास की नज़र में तो वो ठीक होगा। तो ये मुझे अच्छी बात लगी है इनकी। अच्छा जी, ये आसिफ मंजूर का क्वेश्चन लेते हैं जी। ये थोड़े से लेट आए हैं लाइव सेशन के अंदर। ये पूछ रहे हैं जी कि सी जी पी ए क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन। अब आसिफ, हम सी जी पी ए क्राइटेरिया की हम बात कर चुके हैं कि ये हर यूनिवर्सिटी का वैरी करता है। अब जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मास पढ़ रहे हैं, इसमें 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। मास थोड़ा सा इसमें गाइड करना चाहेंगे आप? जी, सीजीपीए जो है ना आपको लाजिम चाहिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जो लोगों को, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। हम्म। मेरा एक दोस्त था, वो पाकिस्तानी है और वो पीआर पे आया है। हम्म। पीआर पे है वो ऑलरेडी, पहले से अपने भाई के पीआर के थ्रू आया था वो। हम्म। तो अब वो मेरे साथ पढ़ा है मास्टर्स में। तो उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ कि उसका स्कोर जो था वो था, उसका कम था। उसका जो है ना वो 59 था, उसका 59 पॉइंट समथिंग था। हम्म। तो उसको भी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दिया, हालांकि वो कैनेडियन पीआर पे था। हम्म। और उसको उन्होंने कहा कि आप लास्ट ईयर जो है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम्म। आप फाइनल ईयर जो इंजीनियरिंग का है वो दोबारा से करें। हम्म। तो उस आदमी ने दोबारा से, लास्ट मेरे दोस्त ने लास्ट ईयर दोबारा से पढ़ा और उसमें उनको कहा कि आप 60% या 70% से अबव लेकर आएंगे तो हम आपको एडमिशन देंगे मास्टर्स में। हम्म। तो उन्होंने एक साल पूरा पढ़ा वहां पे फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का। उसके बाद उनका स्कोर 70% से अबव आया, हम्म। तभी उनको एडमिशन दिया गया, अदरवाइज उनको एडमिशन नहीं मिला। तो ओके। ये आपका जब आप भेजेंगे ना, तो आपको वहां पर वो सीजीपीए चेक करेंगे जब आप एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे। ओके। अच्छा माज, मुझे थोड़ा सा यार अब आइल्स की बात करें। आइल्स की आपने रिक्वायरमेंट थोड़ा सा आपने अपना शेयर किया कि CLB 9 लेना थोड़ा सा उस वक्त मुश्किल था जब आप दुबई में काम करते थे। तो स्टडी वीज़ा के लिए कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट के हवाले से बताएं, SDS और जी, नॉन SDS के बारे में प्लीज़। माज, मेरी आवाज़ चलेगी ना आपको? हेलो माज। देख वीजा की जो रिक्वायरमेंट है ना, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है बिल्कुल। आइल्स रिक्वायरमेंट का आप बता वीजा रहे की थे। जो वीजा की रिक्वायरमेंट है आइल्स की, वो यूनिवर्सिटी की होती है। हम्म। और वो यूनिवर्सिटी जो है, वो मेरी जो है 6.5 पे आपको एडमिशन दे देती है। हम्म। लेकिन ये वेरी करता है, 6 पे भी बहुत सारे एडमिशन, आप 5.5 पे भी दे रहे हैं एडमिशन। हम्म। तो 5.5 वाले जो एडमिशन है यूनिवर्सिटी, वो बहुत लो क्वालिटी होगी। आप हम्म। उधर ले सकते हैं एडमिशन 5.5 पे। हम्म। कुछ यूनिवर्सिटी 6 पे लेती हैं, आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। कुछ 6.5 पे लेती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है, वो 6.5 पे ही आपको एडमिशन देगी। हम्म। तो आपको जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उधर उनका देखना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट आइल्स की क्या है। हम्म। अच्छा, अगर कोई बंदा ये सिक्स सेम नहीं बैंड है सिक्स थ्रू बैंड आउट स्कोर कनाडा। नहीं कर सकता, 6 बैंड अगर स्कोर नहीं कर पाता, अगर वो राइटिंग के अंदर 5.5 लेट से ले लेता है, तो फिर क्या वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है? मतलब मिनिमम कितनी आइल्स की रिक्वायरमेंट है? देखें, ये ओवरऑल है, ये नहीं है कि वो 5.5 राइटिंग में तो उसका एडमिशन नहीं होगा। ओवरऑल 6 है, ओवरऑल 6 अगर उसने ले लिए तो उसका एडमिशन हो जाएगा, भले उसका 5.5 हो राइटिंग।
ठीक हो गया। अच्छा, ये ना गाइस, मैंने मास के चैनल का ना लिंक जो है वो इसमें छोड़ा है मैंने कमेंट्स के अंदर। तो आप लोग ज़रूर वीडियो ख़त्म होने के बाद जब लाइव सेशन हमारा एंड हो जाए तो मास के चैनल पे जाके आप सबने सब्सक्राइब करना है, ठीक है? अच्छा मास, मैं यार अगला सवाल ना अब थोड़ा कमेंट्स की तरफ वापस आता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, थैंक्स थैंक्स ब्रदर्स, गॉड ब्लेस यू बोथ, थैंक यू सर फॉर टॉक्स। अच्छा जी, ये जी जैन चौधरी फिल्म्स का क्वेश्चन हम ले रहे हैं जी। व्हाट आर वीज़ा चांसेस फॉर पीजीडी प्रोग्राम्स? ये इनका पहला सवाल है। और दूसरा इनका सवाल है कि 1 ईयर पीजीडी विल बी फाइन और इट्स बेटर टू गो फॉर 2 ईयर पीजीडी। ये सिर्फ पीजीडी की बात कर रहे हैं। देखिए वही बात कर रहे हैं कि आप अपना देखें कि आपका स्कोर कितना आपका होता है। सीआरएस का आपका 1 ईयर पीजीडी जो आप करते हैं, तो वो आपको 1 ईयर ही कहलाएगी, मास्टर्स डिग्री नहीं कहलाएगी। मास्टर्स डिग्री का आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा किसी सूरत में जब तक आपका मास्टर्स डिग्री नहीं लिखा हुआ आपके सर्टिफिकेट के ऊपर। तो मास्टर्स डिग्री अगर आप करेंगे तो आपको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। पीजीडी आप कर लेंगे सस्ता, सब लोग इसीलिए जाना चाहते हैं कि सस्ती है। 1 साल की पीजीडी, 8 महीने की पीजीडी, पीजीडी हर जगह सस्ती है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब पीजीडी भी इसीलिए करवाती हैं कि ये बहुत सस्ता होता है प्रोग्राम एज कम्पेयर टू मास्टर्स। तो ठीक। ज्यादातर लोग पीजीडी के चक्कर में आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर बेचारे बहुत ख्वार होते हैं। उनको फिर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मिनिमम उनको 1 साल या 2 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए होता है पीआर के लिए। ठीक हो गया, ग्रेट हो इस गया चीज के लिए मास। आप तैयार होके आए कि अगर आप पीजीडी कर रहे हैं तो आपको अपना पीआर फौरन नहीं मिलेगी, आपको 1-2 साल काम करना पड़ेगा यहाँ पे कनाडा। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आया जी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट स्टडी वीज़ा? मास, आप मेरे साथ ही हैं ना? देखिए मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि मैंने 18 जुलाई को अप्लाई किया था और मेरा जो है वो तकरीबन 20 अगस्त को वीजा आ गया। तो 18 या 20 अगस्त को, तो ये टाइम है कि जो नॉन एसडीएस का दुबई से, अच्छा हर कंट्री का डिफरेंट है, दुबई का जो है वो आपका 30 दिन में आ जाएगा। नॉन एसडीएस की बात कर रहा हूँ मैं। एसडीएस का टाइम 25 से 30 दिन है, वो भी इतने दिनों में आ जाता है एसडीएस का। तो टाइम तो इतना ही है, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से सारा कुछ डिले हो रहा है, तो 3 महीने लगा लें आप, मिनिमम 3 महीने लग रहे हैं आजकल तमाम वीजास को। उसमें वर्क परमिट भी है, स्टडी परमिट भी है, दोनों चीजें। अच्छा, मतलब कोविड के बगैर ये 35 डेज में हो और जाता है? एक और बात मैं सब, जी कोविड के बगैर ये मेरा दुबई से 35 डेज में हुआ था, और जो एसडीएस है उसका जो है 25 से 30 दिन टाइम है। लेकिन ये जो है, एक और बात मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि ये जितनी भी जो है कोविड की वजह से 2 चेंजेस कर दिए इन लोगों ने। जो भी जो है जितने भी डीएलआई हैं, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, उनको कहा गया है कि कोविड रेडीनेस प्लान जमा करवाएं। तो आप ये जाकर, बल्कि हम लिंक में भी शेयर कर देंगे कि कोविड रेडीनेस प्लान जिन यूनिवर्सिटीज ने अप्रूव करा लिया है, सिर्फ उनके ही वीजे अप्रूव हो रहे हैं इस वक्त। जिनका कोविड रेडीनेस प्लान नहीं है तो वो नहीं जा सकते। तो ये बता दें आप कमेंट्स में, सबको लिंक शेयर कर दें उसका, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में जाके अपना नाम डालें यूनिवर्सिटी या डीएलआई नंबर डालें, तो वो आपको बता देगा कि क्या उन्होंने कोविड रेडीनेस प्लान ओंटारियो गवर्नमेंट से या कनाडा गवर्नमेंट से अप्रूव करा लिया है। तो ये और अगर बिना आपके आपका कॉलेज ने, अगर आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ने अगर वो रेडीनेस प्लान को ओके नहीं करवाया हुआ, अप्रूव नहीं करवाया हुआ, तो इसका मतलब है कि आप उसमें अभी अप्लाई नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं आप मास? उनका वीजा अप्रूव नहीं होगा। अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन वीजा भी वो नहीं दे रहे। जो नॉन कोविड रेडीनेस प्लान है उनको वीजा नहीं दे रहे, सिर्फ उनको अभी इशू किया है, वो भी अभी शुरू किया उन्होंने, आई थिंक नवंबर में शुरू किया उन्होंने, स्टार्ट किया वीजा स्टडी परमिट देना। ओके, ये इनोसेंट पीपल का इनोसेंट सा एक क्वेश्चन है, इससे हम बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, तो इसलिए मैं इसको ज़रा आपके सामने रखूंगा। इन्होंने बीकॉम किया जी 2011 में, ठीक है? और अब ये पूछ रहे हैं या कि मास्टर्स इन कनाडा के लिए क्या ये एडमिशन ले सकते हैं? 9 साल का गैप है इनका। तो जिस तरह आपने स्टडी गैप के ऊपर पहले बात की है, तो इनको आप क्या मशवरा देंगे मास? जी बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, मेरा 9 साल का स्टडी गैप था। ये डजंट मैटर आपका 20 साल का स्टडी गैप क्यों ना हो, आप 40 साल की उम्र है आपकी, आप स्टडी परमिट ले सकते हैं, लेकिन आपको जस्टिफाई करना है ना कि आप अब क्यों जाना चाहते हैं। तो यही तो मैं बार बार इम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप क्यों जाना चाहते हैं। भाई इस वक्त आप 40 साल उम्र हो गई है आपकी, अगर 33 उम्र हो गई है, तो अब इस वक्त आप स्टडी करने क्यों जा रहे हैं?
मुझसे हम्म। तो लकीली उन्होंने नहीं पूछा, हम्म। लेकिन बहुत सारे केसेस में वो पूछेंगे। हम्म। पूछेंगे अगर आपकी एसओपी स्ट्रांग नहीं है, अगर पूछेंगे अगर उनको थोड़ा सा भी शक हुआ कि ये आदमी पीआर के नहीं जा रहा, हम्म। स्टडी करने नहीं जा रहा, तो वो पूछेंगे। अच्छा माज, ये ब्रीजी लिब्रा का चूंकि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है तो क्विकली आप बता दीजिएगा कि स्टडी वीज़ा के बाद हमें वर्क वीज़ा आसानी से मिल जाता है, और उसका छोटा सा कोई प्रोसेस बता सकते हैं, छोटा सा? जी बिल्कुल, मैंने अपने चैनल पे वीडियो पूरी अपलोड की है, जो मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई किया था। बहुत ही आसान प्रोसेस है, सिर्फ 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम्म। और वो बहुत इजीली मिल जाता है। उसके लिए कोई रिजेक्शन, बहुत कम रेट है रिजेक्शन रेट। हम्म। तो उसके लिए आपको स्टडी के बाद फौरन मिल जाता है, लेकिन वो आपको अपलोड करना पड़ता है अपनी मास्टर्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, और हम्म। आपको लेटर एक देती है यूनिवर्सिटी से। वो मेरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, जिसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट और पीजीडब्ल्यू। इसको हम्म। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी कहते हैं। तो हम्म। जो आदमी भी कनाडा से पढ़ता है उसको वन टाइम चांस मिलता है, हम्म। हमेशा के लिए सिर्फ एक दफा चांस होता है वो। हम्म। और वो चांस ये होता है कि वो उसको 1 साल का या 3 साल का, वो आपकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी लंबी स्टडीज की है। हम्म। अगर तो प्रोग्राम 16 मंथ से ज्यादा का है, 2 साल का है, तो वो आपको 3 साल का वर्क परमिट देते हैं। हम्म। अगर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 1 साल या उससे कम है, तो फिर आपको 1 साल का वर्क परमिट देते हैं। ठीक हो तो गया। ये सबको मिल जाता है, और उसके लिए सिर्फ आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो मेरे आप वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि वो ग्रेट हो कौन से गया। 4 ग्रेट डॉक्यूमेंट्स हो है और गया। कैसे अप्लाई करें। अच्छा माज, ये बुशरा का क्वेश्चन है, ये भी आपकी तरह यूएई में, मतलब पहले आप यूएई में रह के रहे हैं, ये अभी वहाँ पे काम कर रही हैं। हर क्वेश्चन इज, ब्रदर आई एम वर्किंग इन यूएई एज सिविल इंजीनियर and I have 8 years of experience, but my age is 32. So I'm still confused. Should I go for EE, PNP or study visa? अब इसमें थोड़ा सा मैं, अगर आप माज इजाज़त दें, बुशरा, आपके पास जो 8 साल का एक्सपीरियंस है और 32 ईयर्स की एज है, अब सवाल बेसिकली आएगा, अगर आप CLB 9 या CLB 10 अगर आप अचीव कर सकती हैं, तो फिर तो आपको PNP, PR के लिए सोचना चाहिए थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। और अगर आप CLB 8 लेती हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है सस्कैचुअन के लिए, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अभी आप प्रोफाइल तो अपनी सस्कैचुअन पे बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रा 10 साल का एक्सपीरियंस वैलिड रहता है। तो स्टडी वीज़ा के लिए आप अगर जाना चाहती हैं 8 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद, तो इसका जवाब हम माज से लेते हैं। माज वैसे पहले कई दफ़ा बता चुके हैं कि गैप मैटर नहीं करता, आप जा सकते हैं स्टडी वीज़ा के लिए। तो माज ज़रा तो तीसरी दफ़ा, फाइनल दफ़ा बता दें, इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा। देखिए, इनकी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम है। हम्म। जैसे ही इनका गैप है, वैसे ही मेरा गैप था। मेरी हम्म। भी एज उतनी थी, तकरीबन 31-32। हम्म। तो इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही चांस है कि ये स्टडी परमिट में जाए, ताकि, क्योंकि अगर स्कोर अगर आप कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो बहुत ज्यादा जो है वो, इनका स्कोर जो है वो कम आएगा, एज की वजह हम्म। से भी, और सारी क्वालिफिकेशन अगर सिर्फ बैचलर्स है। हम्म। तो इनको स्टडी परमिट का एक ऑप्शन है, हम्म। लेकिन मुझे नहीं मालूम अगर ये सारा CLB 10 ले लेती हैं तो फिर इनका क्या कट ऑफ रीच करता ओके। है, नहीं करता, क्योंकि फेयर वो इनफ, सारा फेयर कुछ इनफ, फेयर इनफ, जो है सही वो आंसर आपका किया आपने। टोटल मिलके बनता है, ऐसे सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल सही है, एक कमेंट के बेस के ऊपर आप सही गाइडेंस दे भी नहीं सकते। अच्छा जी, बिलाल साजिद का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा पूछ रहे हैं जी कि कैनेडियन पर्सनल इनकम टैक्सेस के बारे में बताएं। तो अब चूंकि हम स्टडी परमिट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि जब स्टूडेंट काम करता है 20 आवर्स, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का क्या इम्पैक्ट आता है कनाडा के अंदर, पर्सनल इनकम टैक्स का? देखिए, इनकम टैक्स सबके लिए सेम है वहां पे। जब आप काम करते हैं तो आपकी तनख्वाह से दो चीजें वो काट लेते हैं। हम्म। एक तो आपका जो है वो पेंशन का है, जो मेरे से भी कटता रहा, और दूसरा जो है वो आपके बेनिफिट, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कहते हैं, वो भी हम्म। कटते हैं आपके। हम्म। तो ये दोनों चीजें तो आपकी कटेंगी। बाकी टैक्सेस फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कोई भी, लेकिन जो हम्म। आप अर्निंग करेंगे वो आपकी कंपनी, जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो काट लेगी, हम्म। क्योंकि ठीक हो वो गया। उनका रूल है, वो सब एम्प्लॉयज की काटते हैं। ठीक हो गया। तो वो अच्छा आपसे शाहिद अली, दो दो चीजें वहां से वो डिडक्ट कर लेंगे, लेकिन वो परसेंटेज मुझे एग्जैक्टली नहीं, कोई मसला नहीं, परसेंटेज याद होना या ना होना ये तो एक कुछ सेकेंडरी चीज़ परसेंटेज है। है उनकी जो ठीक काट है, लेते हैं। ठीक है, ठीक है। शाहिद अली को मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हम्म। अभी हम बात कर रहे हैं स्टडी रूट की। तो PNP के लिए, तो PNP के ऊपर मेरी भी वीडियोस हैं, हो सकता है मास की भी कोई वीडियो हो, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। अभी अगर आप स्टडी वीज़ा के हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं शाहिद, तो आप ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, ब्रीजी लिब्रा का एक और क्वेश्चन आ गया कि GRE
a mandatory requirement for master's admission in Canadian university. अब ये GRE क्या होता है जी माज भाई? GRE मेरे ख्याल में ये GIC कहना चाह रही होंगी। GRE तो शायद कुछ चीज़ नहीं, ना। देखिए मैंने तो कोई जीआरई अप्लाई नहीं किया था। हम्म। मैंने सिर्फ आईएलटीएस दिया था, अपनी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट की थी, अपनी डिग्री सबमिट। हम्म। आवाज आ रही है मेरी आपको बिल्कुल आ अली रही है, भाई? बिल्कुल आ रही है। तो कोई भी जीआरई मैंने नहीं दिया था। और मेरे ख्याल से जिस इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी जीआरई नहीं चाहिए। अब दूसरे प्रोग्राम्स का मुझे बिल्कुल नहीं पता हम्म। कि ये दूसरे प्रोग्राम्स के लिए जीआरई रिक्वायर्ड है या नहीं, लेकिन मेरे प्रोग्राम के लिए कोई मैंने जीआरई नहीं दिया। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये इफ्रा इफ्रा अकरम का क्वेश्चन लेते हैं जी कि एनी प्रोविंस सूटेबल फॉर स्टडी इन टीचिंग प्रोफेशन। इनका CRS अभी 440 है, और ये भी हो सकता है कि ये टीचिंग प्रोफेशन के अंदर इस टाइम पे काम कर रही हो, एज ए टीचर काम कर रही हो। तो इनके लिए कौन सी स्टडी सूटेबल है और कौन से प्रोविंस के अंदर इनको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए? देखिए, हम यहाँ पर तो ज्यादातर क्वेश्चन स्टडी परमिट से ले रहे हैं। हम्म। इनका जो प्रोफेशन है टीचिंग, इनका एक्सपीरियंस देखें, अगर हम देखें तो मैंने सस्काचुअन में अप्लाई किया है। तो हम्म। सस्काचुअन एक्सपीरियंस है, तो मैं कहूंगा कि सस्काचुअन अप्लाई करें। उसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपका 5-6 साल से एक्सपीरियंस है टीचिंग में, तो आप सस्काचुअन, क्योंकि इनका 440 है, तो मेरे ख्याल में इनका बहुत अच्छा होगा इंग्लिश का स्कोर, तभी इनका इतना अच्छा स्कोर आ रहा है। तो नहीं, एक्चुअली इनको जो सस्काचुअन। टीचिंग नॉक्स है ना, ये सस्केचुअन के अंदर ना इन डिमांड में नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से फिर ये मतलब उस PNP के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। टीचिंग नॉक्स इस टाइम पे किसी भी PNP के अंदर ना उसमें नहीं है, डिमांड में नहीं है। अच्छा, जफर उमरानी का जी क्वेश्चन लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आई हैव रिसेंटली completed माई ग्रेजुएशन इन बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फेलो आ गया जी। इसका 3 GPA है। शुड आई अप्लाई फॉर मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट? बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स को लेके। मुझे समझ हम्म। में नहीं आता क्यों लोग जो है वो ये बात करते हैं। हम्म। मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट करूंगा डिप्लोमा, क्योंकि ये डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। हम्म। तो मेरी सजेशन यही होगी कि सबको मास्टर्स के लिए ही देखिए, इसके अंदर फायदा आपका ग्रेजुएशन, आपकी क्वालिफिकेशन इंप्रूव होगी। आपको CRS स्कोर, अगर आप जा रही सिर्फ PR के लिए रहे, तो आप लोग मास्टर्स करें। काइंडली PG डिप्लोमा की तरफ मत जाएं। PG डिप्लोमा एक शॉर्टकट है। PG डिप्लोमा एक सस्ता प्रोग्राम है, जो आप वहां जाकर कर लेंगे तो फिर आपको वहां पर काम करना पड़ेगा हर हाल में, अदरवाइज आपको PR नहीं मिलेगी। तो हम्म। आप इस सोच से जाएं कि आप जो है वो बहुत ज्यादा आपको ख्वारी काटनी पड़ेगी। अगर आप PG डिप्लोमा में जाएंगे तो आपको 3 साल कम से कम लगेंगे आपको PR के एलिजिबल होने के लिए। राइट हो गया। अच्छा, ये वी पाकिस्तानीज का ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बेसिकली मार्क्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं माज, कि ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपने देखनी है। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 60% रिक्वायरमेंट है, किसी में डिफरेंट भी हो सकती है। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेक करनी है। और इफ्तिखार साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो है माज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास एक कंसल्टेंट था जिसके थ्रू आप वर्किंग कर रहे थे, आपने मेरे से शेयर किया था। आप क्या समझते हैं कि हैविंग अ कंसल्टेंट, इसका स्टडी जी। वीज़ा के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है, या स्टडी वीज़ा के लिए उसका कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं है? मतलब कोई सीक्रेट पाथवे या कोई सीक्रेट डोर, कोई इस तरह की चीज़ है किसी कंसल्टेंट के पास, या सारी चीज़ अवेलेबल ऑनलाइन है? कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है अली भाई, शॉर्टकट नहीं है कनाडा जाने का। सारा कुछ वीजा ऑफिसर के हाथ में है। मैं आपको बता दूं, वीजा ऑफिसर जो है वही डिसाइड करता है कि किसका जो है वो वीजा लगना है और किसका नहीं लगना। हम्म। हम्म। तो वीजा ऑफिसर के हाथ में, कंसल्टेंट के हाथ में नहीं है। लेकिन फाइल आपकी करेक्ट होनी चाहिए। मैंने बताया ना बार बार के जो 2 चीजें वीजा ऑफिसर्स देखते हैं, वो आप काइंडली इसको जो है इंश्योर कर लें, तो आपका वीजा कभी रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा, वीज़ा ऑफिसर की आप बात कर रहे हैं, इस हवाले से मैं थोड़ा सा रेलेवेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मैं यूके के लिए मैंने अप्लाई किया था ना स्टडी वीज़ा के लिए, तो वहाँ पे मुझे स्काइप के ऊपर ना एक इंटरव्यू देना पड़ा था। वो वीज़ा ऑफिसर था या यूनिवर्सिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, ये मुझे पता नहीं, याद भी नहीं।
तो क्या इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है कि आपने ऑनलाइन या वीडियो कॉल के जरिए किसी को इंटरव्यू देना है अपनी यूनिवर्सिटी में, या वीज़ा ऑफिसर को किसी को इंटरव्यू किसी स्टेज पे देना पड़ेगा, या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करवाने हैं? कनाडा वीजा के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी तरह का भी कोई इंटरव्यू नहीं है स्टडी परमिट के लिए। कोई हम्म। इंटरव्यू नहीं लेते, वो डॉक्यूमेंट देख के आपको फैसला दे देते हैं कि आपका अप्रूव्ड है या रिजेक्ट है। ओके, ग्रेट हो गया। डॉक्यूमेंट्स बेस्ड होता है सारा। अच्छा, ये पीएनपी के लिए, चूंकि जारी बात है हर बंदा पीएनपी की कोशिश भी कर रहा है, और वो कहते हैं कि स्टडी वीज़ा उसी यूनिवर्सिटी का लेना चाहिए जिस प्रोविंस के अंदर पीएनपी की कोई थोड़ी सी रिलैक्सेशन मौजूद है। तो मतलब ये वाकई मतलब ये मिथ है या ये सच है कि प्रोविंस आपको अच्छा सिलेक्ट करना चाहिए, एक रिलैक्स प्रोविंस सिलेक्ट करना चाहिए जहां पे आप लेटर ऑन पीएनपी नॉमिनेशन हासिल कर सकें? क्या ये मतलब दुरुस्त बात है? लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि दो सिनेरियोज हैं। या तो आप पीआर के लिए जा रहे हैं तो आप किसी छोटे प्रोविंस में जाएंगे तो वो आपको जरूर देंगे पॉइंट्स, आपकी एजुकेशन के। सारे प्रोविंस प्रेफर करते हैं एजुकेशन वहाँ की। हम्म। लेकिन अगर आप जॉब सिनेरियो देखेंगे तो वो बड़े सूबों में ज्यादा है। ओंटारियो का अपना प्रोग्राम भी है, ओंटारियो का अपना स्टूडेंट स्ट्रीम प्रोग्राम भी है, जिसमें वो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो 1 साल का प्रोग्राम कोई भी किया हुआ है, किसी ने 1 साल स्टे किया है और उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो ओंटारियो भी देता है स्टूडेंट्स को। लेकिन वो बहुत लिमिटेड तादाद में होता है और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। ओके तो ओके ओके ओके। ये हर सूबे के अंदर प्रोग्राम है, हर सूबे के अंदर प्रोग्राम है, और वो प्रीफर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, पहली प्रायोरिटी देते हैं पीआर के लिए। ग्रेट, जबरदस्त आंसर दिया आपने। अच्छा जे नोमी, यार जॉब ऑफर्स जो है ना, वो मैं बार बार कह चुका हूँ, ये 99% स्कैम होता है, इसकी तरफ ना जाया करें। जॉब ऑफर्स आप जब आप स्टडी वीजे के ऊपर होंगे ना, तो फिर उधर जॉब ऑफर्स की तरफ देख लीजिएगा। अभी यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में बैठ के आप जॉब ऑफर्स की तरफ सोचे भी ना, ये बड़ा, इसमें बड़ा फ्रॉड होता है। अच्छा माज, अब देखिए, हम मैं आपको बताना चाहूंगा जॉब ऑफर के हवाले से कि बहुत मुश्किल है जॉब ऑफर मिलना। हम्म जॉब ऑफर कनाडा के बाहर से, इवन कनाडा में रहते हुए ही पता है अली भाई को कि मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था जॉब ऑफर लेना। मैं हम्म यहाँ पर कनाडा में बैठा हूँ, मास्टर्स की हुई है, तो मेरे लिए जॉब ऑफर लेना कितना मुश्किल है। तो हम्म जॉब ऑफर लेना ही बहुत मुश्किल है कनाडा में, ये बात आप जहन से निकाल दें। बाकी सब स्कैम्स है, सही कह रहे हैं अली भाई, जितने भी ये सब लोग बैठ के लोगों को लूट रहे हैं और कोई किसी किस्म की जॉब नहीं देते। हम्म ओनली एक सिनेरियो में एलएमआईए मिलता भी है, कुछ लोगों को मिला भी है, वो जस्ट तब मिलता है जब आपके पास कोई बहुत रियर टैलेंट है। और एक दो हम्म मैंने कैनेडियन एक वीडियोस देखी हैं जो कनाडा सिर्फ इंडिया से आए थे एलएमआईए पे, और उनके पास एक खास टैलेंट था। एक तो विजुअल हॉलीवुड ग्राफिक डिजाइनर था जिसको दिया था वीजा कनाडा ने, हम्म और एक और आदमी था जिसके पास साइबर सिक्योरिटी का था। तो अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत ज्यादा बड़ा टैलेंट नहीं है, आपको नहीं मिलेगा जॉब ऑफर वहां से। ये बात आप याद रख लें। अगर आप कोई बहुत ही बड़े फन्ने खान है और आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो दुनिया कनाडा में किसी के पास नहीं है, उनको इंटरनली नहीं मिल सकता, तो वो आपको बुला लेंगे। और वो भी वही अप्लाई करेगा, एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा आपके वीजा के लिए। आपको कोई जो है ना कुछ करना नहीं पड़ेगा, वही एलएमआईए के लिए अप्लाई करेगा उधर से, वही आपको ऑफर देगा और वही आपका जो है सारा प्रोसेस करके वीजा के लिए सारा कुछ वो करेगा। आपको परेशान नहीं होना है अगर आपको जॉब ऑफर मिलता है। ठीक हो गया। और कोई वो पैसे नहीं मांगते, पैसे किसी को नहीं देने आपने जॉब ऑफर के लिए। जॉब के लिए आपने किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। कोई भी आपसे अगर पैसे मांगे तो आप फौरन समझ जाए कि स्कैम है। ठीक हो गया। अच्छा माज, ये जफर उमरानी का जो क्वेश्चन है, ये अगेन वो परसेंटेज के हवाले से 70% उनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यार इसके ऊपर ना जब आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे ना, इसका जब आप रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि 70% मार्क्स बहुत अच्छे हैं। यस, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये इनका ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुझे ये टीचर्स कहते हैं कि 70% पर मास्टर में एडमिशन नहीं होती कनाडा में। मैं अब कंफ्यूज्ड हूँ, हेल्प मी यार। अब माज आप थोड़ा बताइएगा यार, उनको 70% पे कौन बता रहे हैं कि भाई आपको एडमिशन नहीं मिलेगा? माज, मेरी आवाज गई है आपको? देखिए जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हम्म यूनिवर्सिटी की वहां पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, काइंडली से बात मत करें, स्टूडेंट से बात मत करें। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाएं। यूनिवर्सिटी ओंटारियो की वेबसाइट भी मैं शेयर कर सकता हूँ, लिंक अली भाई को मैं सेंड कर दूंगा। भाई उसको काइंडली शेयर कर दें अभी इसी चैट में, कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ
एडमिशन क्राइटेरिया लिखे, एडमिशन क्राइटेरिया पढ़ लें जाके। हर जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे वो एडमिशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है, उन्होंने प्रोग्राम वाइज लिखे हुए। तो आप काइंडली जाके वो खोलें और वहां पर आप पढ़ लें उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप उसके लिए आपको किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं है। काइंडली आप किसी से मत पूछें, मुझसे भी ना पूछें, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ कि सारी यूनिवर्सिटीज के क्या एडमिशन क्राइटेरिया है। तो आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाके वेबसाइट पे खोलें और वहां पर जो है वो लिखा हुआ है क्या क्या चीजें चाहिए, और वो आप अगर कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करें, वहां लिंक दिया होता है, आप लिंक खोलें, उधर जाके डायरेक्ट अप्लाई करें एडमिशन के लिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू करेंगे और अगर एलिजिबल होंगे आपको तो एडमिशन मिल जाएगा, ऑफर लेटर आ जाएगा। अच्छा माज, आप की इजाज़त से अब मैं बेसिकली कमेंट्स जो आ रहे हैं हमारे दोस्तों के, मैं उन कमेंट्स को भी फ़िलहाल रोक के आखिर में आपसे सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स पूछना चाहता हूँ कि अगर आज मैं सोचता हूँ कि जी मैंने कनाडा में स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे मतलब जी कौन से ऐसे 8 स्टेप या 9 स्टेप या 10 स्टेप ऐसे कौन से लेने पड़ेंगे जिसके बाद मैं कनाडा की पीआर हासिल कर सकता हूँ? तो क्या आप मुझे स्टेप्स की हिसाब से बता सकते हैं कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी, हमने जो है वो 9 स्टेप्स बनाए हैं। मैं वो आपको रीड कर देता हूँ जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे इस लाइव स्ट्रीम से पहले। सबसे पहला स्टेप जो है वो है रिसर्च करें आप अपने कोर्स की और बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करें। जिस तरह फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है इंजीनियरिंग के लिए, एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मैकगिल है जो टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है दुनिया की। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी में है इस वक्त दुनिया की, 30 यूनिवर्सिटीज में आती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैकगिल और मैकमास्टर्स हैं, ये 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप रिसर्च करें अपने कोर्स को और यूनिवर्सिटी को, सबसे पहला स्टेप ये है। हम्म। दूसरा है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है एडमिशन की सबमिट करें, एलिजिबिलिटी देखें और आइल्स का अपना स्कोर जो है वो सबमिट करें यूनिवर्सिटी को। हम्म। एडमिशन के लिए ऑफर लेटर लें, सबसे पहला स्टेप है ये किसी भी के लिए, हम्म। कि वो यूनिवर्सिटी चूज करे और एडमिशन के लिए अप्लाई करे ऑनलाइन उसी यूनिवर्सिटी को। हम्म। लेटर लिखे, ईमेल लिखे, प्रोफेसर को ईमेल लिखते हैं, पीएचडी के जो स्टूडेंट है वो अपना रिसर्च प्रपोजल भेजते हैं। वो सब अपनी काम करें कि आपको एडमिशन का ऑफर आए। हम्म। आपको एडमिशन ऑफर लेटर मिल गया, अब आप अपनी प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हम्म। अपना एसडीएस के डॉक्यूमेंट्स, जो 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करें। हम्म। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन वीजा ऑफिसर को दें कैनेडियन एम्बेसी में कि भाई मेरा एडमिशन हो गया, मेरे पास ऑफर लेटर भी है, मेरे पास सारे फाइनेंशियल मींस भी हैं, हम्म। अब मेरा एप्लीकेशन आपने डालना है अपनी एसओपी या लेटर ऑफ इंटेंशन के साथ कि मैं हम्म। क्यों जाना चाहता हूँ। हम्म। भले आपका कितना भी गैप है, वो मैं उसको आप जिक्र ही ना करें कि आपका गैप है नहीं है, आप उसको जिक्र ना करें इसमें, इस मामले में। हम्म। उसके बाद आपका वीजे का जो है बायोमेट्रिक्स होगा। हम्म। बायोमेट्रिक्स जो है उसकी आपको आ जाएगी कि अपना बायोमेट्रिक्स दें। आजकल तो बायोमेट्रिक्स उन्होंने बंद किया हुआ है, बायोमेट्रिक्स अगर खुलता है बाद में तो आपको बायोमेट्रिक्स देना है। और अगर आपने प्रीवियसली बायोमेट्रिक्स दिया हुआ है किसी विजिट वीजा के लिए या किसी और वीजा के लिए हम्म। कनाडा के, तो वो वैलिड होता है 10 साल के लिए। तो वो हम्म। आपको वही अपडेट कर रहे हैं आजकल, जिस तरह मेरा उन्होंने सेम स्टडी परमिट वाला बायोमेट्रिक्स वर्क परमिट पे अपडेट किया। हम्म। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक्स के बाद जो है वो आपको वीजा स्टैंप के लिए पासपोर्ट की पीपीआर आएगी, हम्म। पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आएगी कि आप अपना पासपोर्ट, इसका मतलब होता है अप्रूवल। जो मैं हम्म। आपको बात कर रहा था कि मेरी आई थी वो पीपीआर आई थी, वो ये हम्म। होता है कि सबमिट करो अपना पासपोर्ट, वीएफएस के थ्रू करो या डायरेक्ट एम्बेसी कहीं पर, अगर वीएफएस नहीं है तो डायरेक्ट एम्बेसी में। हम्म। ठीक है। तो ठीक है। वो ठीक है। वीएफएस के थ्रू या जैसे उन्होंने लिखा होगा आप वैसे अपना जमा करा दें। पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप हो जाए तो अब आप अपनी तैयारी करें, और उसमें मैं सबको सजेस्ट करूंगा जाने से पहले अपनी सारी सामान को तैयार करें और अपना अकोमोडेशन प्रिपेयर करें कनाडा के अंदर कि वहां पर कैसे। उसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पे कि मैंने अपना एयरबीएनबी किस तरह किया था। मैंने इनिशियली 10 दिन का दुबई में बैठ के अपना अकोमोडेशन बुक कर लिया था थ्रू क्रेडिट कार्ड या वीजा कार्ड, और वो 10 दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढ ली थी विंडसर हम्म। के अंदर कनाडा में। तो हम्म। आप लोग ये करें तो बहुत बेहतर है कि एक टेम्पररी बुक कर लें यहाँ से और फिर वहां जाके 10 दिन रहें और देख के शिफ्ट हो जाए। हम्म। और आखिरी जो आपका स्टेप है, जब आपने सारा इंतजाम किया, आपके कपड़े तैयार हो गए, आप अपने जो है थोड़ी बहुत चीजें ले जाए साथ, खाने की, बर्तन, ये वो हर चीज, और आखिर में आप टिकट बुक करें अपनी हम्म। और आप जो है वो फ्लाई कर दें। और उसके बाद जबरदस्त। आपकी जिंदगी का एक नया जो है वो चैप्टर शुरू हो जाएगा। क्या बात और वो हम जो है मैंने जो है गुजारा है, तो आप भी
आप भी करें, और आपकी किस्मत किस्मत पे है कि आगे आप क्या मिलता है कनाडा में। अच्छा माज, बिफोर वी गो, आप थोड़ा सा ना मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि ना अभी ये जो जितने हमारे मेरे चैनल के ऊपर स्पेशली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटीआई का सिर्फ ख्वाब ही देख रहे हैं, क्योंकि उनके सीआरएस बहुत कम है। तो अगर आप इनको मोटिवेट करें, आपने अपनी स्टोरी मेरे से शेयर की कि आपका सीआरएस बहुत कम था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। पहली बात, हिम्मत आपने नहीं हारी और आपने जी, रास्ता मुझे एक 6 साल ढूंढा। लगे अली भाई, मुझे 6 साल लगे। मैं मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि 6 साल की मेरी मेहनत थी कि मैं आज जो है वो आईटीए मुझे एग्जैक्टली 6 साल के बाद मिला है। यानी पहला डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया था मैंने 2015 में, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने 2015 में पहला डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया था, और मुझे आईटीए मिला है नवंबर 2020 में। हम्म। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि तकरीबन 5 साल का ये गैप है, और 5 साल के अंदर मैंने सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए हैं, जिसमें हम्म। अंदर मेरी मास्टर्स डिग्री भी है, उसका डॉक्यूमेंट है, मेरी पुलिस क्लियरेंस है उसका तो इसमें जल्दी नहीं होने वाला ये काम। इस सबको मैं बता दूं कि किसी को भी जो कंसिस्टेंट है और जो है वो जो हर हद तक जाने के लिए तैयार है, वही कनाडा जाता है। हम्म। जो लोग सिर्फ अपना आइल्स का दे के थक जाते हैं, या अपना ईसीए करने में, एचईसी डिग्री वेरिफिकेशन में थक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, वो कभी कनाडा नहीं जा पाते, हम्म। जा पाते। हम्म। तो ये सब चीजें होनी है, आप इसको मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि मुझे 4 साल लगते हैं 5, लेकिन एज का बहुत ख्याल रखें। मेरे साथ ये हो चुका है, मेरी एज जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो मेरी प्रोफाइल्स बार बार रिजेक्ट हो रही, हम्म। सिर्फ एज की वजह से। हम्म। तो एज का बहुत बड़ा फैक्टर है, लिहाजा इसकी बेस्ट एज मैं सबको बोलूंगा 22 to 29 ईयर्स के अंदर अंदर अप्लाई कर दें। हम्म। बेहतरीन एज है, ये जवानी है, इसमें आप जाके हार्ड वर्क कर सकते हैं कनाडा में। हम्म। आपको वहां पे बहुत हार्ड वर्क करना है, इस चीज को आप याद रख के जाएं। वहां पर कोई बारिश नहीं हो रही पैसों की, हम्म। वहाँ यहाँ पर कोई जो है पैसे जो है वो दरख्तों पे नहीं लगते। यहाँ पर हम्म। बहुत हार्ड वर्किंग है, लिहाजा इसको वही कर सकता है जो हार्ड वर्किंग है, हम्म। और जो आदमी जो है विलिंग है अपना और मेहनती है, मैं कहूँगा वही जा सकता है। जो अपना मुल्क में भी मेहनत कर सकता है तो वो यहाँ भी कर सकता मेहनत में अजमत है। और माज, आई एम श्योर कि आपकी जो स्टोरी है कि आपने अपना सीआरएस का कम होना एक्सेप्ट नहीं किया और आपने फाइट की और आपने रास्ता ढूंढा। मुझे उम्मीद है कि आज का है। जो बिल्कुल लाइव सेशन है, बिल्कुल। ये जितने व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन करते गए, उम्मीद करते हैं कि हमने सबके क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर दिए। लेकिन अगर किसी के एंड के ऊपर आके आंसर्स हमने ना किए हो, तो उसकी वजह ये है कि अब हमने ज़ाहिर बात है लाइव सेशन एंड भी करना है। 1 घंटे से ऊपर लाइव सेशन हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को सबको मज़ा आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मास के साथ इस तरह की मज़ीद कोलैबोरेशंस करें, और लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा महसूस हुआ कि उसमें आप लाइव सवाल पूछ सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे और माज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, और विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर विच एवर पाथ यू आर सीकिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच माज, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे यार, आप लोगों ने बड़ा टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो मच।